ओके, सो बेसिकली गाइज हम लोगों ने ना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक आप लोगों का टॉपिक था, तो उसमें मेरे को ऐसा लग रहा है कि दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है और उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है तुमको, मैं बहुत क्लियर बताती हूँ। देखो, ऑल यू नीड टू डू इन दैट इज द प्रॉपर्टीज। ऑलराइट, तो डिस्प्लेसमेंट करंट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो आई थिंक लॉट ऑफ यू आर बेसिकली लाइक यू नो कंफ्यूज्ड अबाउट कि डिस्प्लेसमेंट करंट आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं आ रहा है बेटा, ठीक है ना। तो एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा, तुमको इसके अंदर बस क्या पढ़ना है, तुम्हें इसके अंदर बस ये पढ़ना है कि देखो हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, राइट। फिलहाल के लिए सिर्फ प्रॉपर्टीज याद करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनकी स्पीड क्या होती है? उनकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड इन एवरी मीडियम। ओके, इन एवरी मीडियम, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज दैट दे डू नॉट नीड, लिख लो पहले फिर बताती हूँ, दे डू नॉट नीड अ मीडियम टू ट्रैवल। मतलब कहीं पे भी हो, आप स्पेस में हो, एयर में हो, वैक्यूम में हो, इनकी स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दे डू नॉट नीड अ मीडियम टू ट्रैवल। बेसिकली उनको आप स्पेस में सॉरी स्पीड पे तो फर्क पड़ेगा, पर कहीं भी चल सकते हैं ये, पानी हो, हवा हो, हनी हो, वैक्यूम भी हो, ना भी हो मीडियम तो भी ये चलेगा। तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, उनको चलने के लिए, जैसे साउंड वेव होती है, तो इफ फॉर एग्जाम्पल आई एम स्पीकिंग, तो होगा क्या कि मान लीजिए मैं बोल रही हूँ, तो यहाँ पे जो हवा के पार्टिकल्स हैं मेरे आसपास, तो इफ आई एम स्पीकिंग देयर इज एनर्जी इन द वोकल कॉर्ड्स, तो ये वोकल कॉर्ड्स जब वहाँ पे फ्लैप करेंगे, मूव करेंगे, तो वहाँ से एनर्जी निकलेगी और हवा के पार्टिकल्स को मिल जाएगी। फिर वो हवा के पार्टिकल्स को एनर्जी मिल जाएगी, तो एक पार्टिकल को मान लीजिए एनर्जी मिल गई, तो वो भाग के आगे वाले को टकराएगा। फिर उसको एनर्जी मिल गई तो वो भी आगे वाले को जाके टकराएगा। तो साउंड वेव की अगर बात करो, तो साउंड वेव अगर आप सोचो कि बिल्कुल वैक्यूम हो जाए, तो देन साउंड वेव कैन नॉट ट्रैवल। क्यों? क्योंकि साउंड वेव को एनर्जी ट्रांसमिट करने के लिए पार्टिकल्स की जरूरत होती है इन द मीडियम। बट हियर इन दिस केस ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दे डू नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल। मीडियम है तो भी ठीक है, मीडियम नहीं है तो भी ठीक है। सो दिस इज हाउ वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, राइट। थर्ड इसमें हम बात करेगा, थर्ड एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, एक इसमें फॉर्मूला होता है, अगर आपने देखा हो, हम पढ़ते थे वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज द मैग्नेटिक कंपोनेंट अपॉन द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। क्योंकि आप देखो इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दिस आल्सो हैज एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ठीक है, दिस आल्सो हैज एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट and this also has a magnetic component. अब what is this ये देखते हैं। पर आप ये देखो कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, तो उसके अंदर देखो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये वेव है, ठीक है, दिख रहा है ना। तो अगर मान लो मैंने बोला कि भाई इसके अंदर ये ब्लू वाला आपका इलेक्ट्रिक वेव है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर भी दो कंपोनेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, एक मैग्नेटिक कंपोनेंट। तो ये दोनों के दोनों कंपोनेंट्स अगर साथ चलेंगे, तो देखो वेव तो चल रही है इधर, वेव चल रही है इधर, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, मान लीजिए ऐसा, जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वो चल रही है इस तरीके से, इस प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में चल रही है, बोर्ड के प्लेन में चल रही है। तो आप देखो वेव जा रही है सीधी, लेकिन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इज ट्रैवलिंग इन दिस प्लेन ऑफ द बोर्ड। और देयरफॉर अगर मैं बात करूं, तो यहां आप देखोगे हमारे पास ये जा रही है, ये चल रही है आपकी मैग्नेटिक कंपोनेंट। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक, देखो वेव जा रही है ऐसे, जैसे सन है, तो सन से वेव्स हम तक आ रही है, हम तक वेव चल के आ रही है, लेकिन उसके अंदर ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहा होगा अगर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, तो ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहा होगा।
तो देयर बेसिकली देयर आर टू कंपोनेंट्स, राइट? तो ऐसे दो कंपोनेंट्स हमारे पास हैं, दे आर मूविंग कंसिस्टेंटली लाइक दिस। अगर ये ऐसे ऐसे जा रहा है तो मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है तो ये वाला मैग्नेटिक कंपोनेंट। पर वेव ऐसे ऐसे, देखो वेव ऐसे 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 करते करते ऐसे 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 करते करते हम तक आते हैं। तो थ्रू आउट कंसिस्टेंटली ये मूवमेंट और ये मूवमेंट, मैं साथ नहीं कर पा रही हूँ पर ये मूवमेंट दोनों साथ होती है, दोनों कंपोनेंट्स में, और ये साथ चलते हैं। तो if somebody asks you that what is the nature of an electromagnetic radiation, so the nature of an electromagnetic radiation is transverse ही होती है ये, लेकिन इसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। तो आप लिखोगे इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड द मैग्नेटिक कंपोनेंट आर इक्वल, they are perpendicular and they are perpendicular to the direction of the propagation of the wave, to the direction of the propagation of the wave, to the direction of the propagation of the wave। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का कॉन्सेप्ट है। तो आपको 3-4 मेन प्रॉपर्टीज का याद करना पड़ेगा। और अब आप देखो, तो जैसे आप देखो हम क्या करते थे, अगर आपको मैग्नेटिज्म का थोड़ा बहुत चैप्टर याद हो तो उसमें हम करते थे कि भाई जब एक वेव चलती है, जब हम बात करते हैं किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी है और मैग्नेटिक कंपोनेंट भी है, यस और नो? तो इस वेव के अंदर आप देखो जितनी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोनेंट की है, जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की है, उतनी ही एनर्जी मैग्नेटिक कंपोनेंट की भी है। जितनी फोर्स एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लगाएगा उतनी फोर्स एक मैग्नेटिक कंपोनेंट भी लगाएगा। तो अगर आप बोलो कि भाई हमने एक पढ़ते थे इलेक्ट्रिक फील्ड, Q into electric field would give you force and Q into velocity into magnetic field, QVB used to give you the maximum magnetic force। ये पढ़ते थे ना, force on a charged particle when placed in the external magnetic field, तो वो क्या बनता था, QVB sin theta। और यहाँ होता था force experienced by the charged particle when placed in the electric field। उस रूम में बैठ जाओ जाके, तो QE बराबर QVB, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम वेलोसिटी निकालें तो दैट शैल बी E over B, यानी कि अगर आपको बोला जाए कि किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड निकाल दो, तो दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट टू दैट ऑफ द मैग्नेटिक कंपोनेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है, समझ रहे हो बात? तो वेलोसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑफ द वेव डिवाइडेड बाय द मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ द वेव। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट के रेशियो से आपको स्पीड निकालने को बोला जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद कर लो, इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। देखो मैंने अभी ये डिस्कस नहीं किया कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कहाँ से आया, मैग्नेटिक कंपोनेंट कहाँ से आया, वो तो अभी पढ़ते हैं। पर देखो बार बार आप ये चीज देखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में देयर इज अ स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन दैट यू हैव टू स्टडी as a part of the syllabus. Nobody is going to ask you this year what is displacement current, because और भी बहुत चीजें हैं पूछने के लिए। तो अभी मैं सिर्फ उतना आपको रिकॉर्ड करके दे रही हूँ जो जो पूछा जाएगा, और इतना कर लोगे आई एम टेलिंग यू इट इज गोइंग टू बी मोर देन इनफ। तो आप देखो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, स्पीड हो गई, उनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है चलने के लिए। मीडियम मिल जाएगा तो अच्छी बात है, मीडियम नहीं मिलेगा तो भी ऐसा नहीं कि वो चल नहीं पाएंगे। स्पेस में सन से भी लाइट हम तक आती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि स्पेस में तो कोई एयर है नहीं, देयर इज नो एटमॉस्फेयर, देयर इज नो पार्टिकल, सो इवन देन द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम देयर। देन क्योंकि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी है और मैग्नेटिक कंपोनेंट भी है, तो आप ये सोचो क्या नेचर है उसका कि जितनी एनर्जी, जितनी फोर्स इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में है उतनी ही फोर्स बराबर मैग्नेटिक कंपोनेंट में भी है। सो एज अ रिजल्ट व्हाट इज हैपनिंग, कि क्योंकि दोनों में लगातार, मान लीजिए ये ब्लू वाला मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है और ये रेड वाला, ये सॉरी ब्लैक वाला आपका मैग्नेटिक कंपोनेंट है, सो दे आर बेसिकली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रही है अंदर अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में चल रही है, तो इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री, पर वेव सीधा चल रही है।
भाई वेव चल रही है आगे, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव, दिस इज द magnetic field, let us suppose, and therefore this would be the electric field. So these three components, electric field, magnetic field and velocity, are perpendicular to each other. और यही डेफिनेशन हो जाती है फिर हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। अब मान लीजिए मैंने बोला, एक तो ये पार्ट हो गया, ठीक है, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इस पे क्वेश्चन आ जाता है, तो देन वी कैन डू दैट। फिर अगर आपने पढ़ा हो कि आपको सबको पता है यहाँ पे कि भाई क्योंकि एक वेव चल रही है ना, तो 99% टाइम में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और जो आपका मैग्नेटिक कंपोनेंट है वो बिल्कुल बराबर होता है, ठीक है, बिल्कुल बराबर इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, लगभग इन टर्म्स ऑफ फोर्स दैट इट इज गोइंग टू अप्लाई, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट्स आर नियरली इक्वल, राइट। तो हम क्या करते हैं, एक वेव को, एक लाइट वेव को, एक इलेक्ट्रिक वेव को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उसका एक ही कंपोनेंट उठा लेते हैं कि भाई या तो आप सिर्फ इलेक्ट्रिक की स्टडी कर लो या आप सिर्फ मैग्नेटिक की स्टडी कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि भाई दोनों ही लगभग बराबर है, समझ लो, दोनों ही लगभग बराबर है। तो आप इलेक्ट्रिक की स्टडी कर लो या मैग्नेटिक की स्टडी कर लो, क्योंकि दोनों का वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी सब बराबर है। तो हम अपनी इजीनेस के लिए, थोड़ा कि चीजें आसान हो जाए, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक को पढ़ लिया तो आपने कहा कि जैसे जी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लिया, बिल्कुल सेम पैरामीटर्स पे आप मैग्नेटिक फील्ड को समझ सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट्स सपोज, सो दिस इज एक्टिंग लाइक अ वेव, इट इज एक्टिंग लाइक अ वेव, ये वेव की तरह काम कर रहा है, ये सुनो। तो सबको पता है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है बच्ची, यहां से लेकर यहां तक इसकी हो जाती है वेवलेंथ लैम्डा। फिर 1 मीटर में देखो, जस्ट लेट मी रब इट ऑफ, ठीक है। फिर आप देखो एक और प्रॉपर्टी क्या बनती है इसकी। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको समझाती हूँ कि भाई इसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट कहां से आया, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो इज वेवलेंथ, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज वेवलेंथ, यस और नो। तो अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर वेवलेंथ है, लैम्डा है, तो आप ये देखो कि वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल लैम्डा से। लैम्डा इज एक्चुअली अ डिस्टेंस, आप देखिएगा हम बोर्ड पे बना रहे हैं, तो हम कह रहे हैं जी इतने में एक वेव बन गई। व्हाट इज वन वेव? वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ, वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ विल बी कॉल्ड एज अ वेव, then another crest and another trough shall be called as a wave, then another crest and another trough shall be called as a wave. तो crest and trough, crest and trough, crest and trough, do you understand? तो आप ये देखो कि इतने पोर्शन में एक वेव बन गई। तो जब वेव चल रही है तो वेव को चलने में कुछ टाइम लगेगा। तो अगर मान लीजिए इसको एक क्रेस्ट और एक ट्रफ बनाने में मान लीजिए t टाइम लगता है, तो हम कहते हैं जी t सेकंड्स में वन वेव बन जाती है। मान लीजिए इतना वो डिस्टेंस चल रही क्रेस्ट एंड ट्रफ बनाते हुए कि वो यहां से यहां पहुंच गई और इस पूरे डिस्टेंस में उसका क्रेस्ट एंड ट्रफ बन गया। तो अगर इस पूरे डिस्टेंस में यार उसका क्रेस्ट एंड ट्रफ बन गया, बहुत ही सिंपल है, तो आप ये देखो कि इतने टी टाइम में उसने वन वेव बना दी। और अगर उसने टी टाइम में वन वेव बना दी तो 1 सेकेंड में कितनी वेव्स बनेगी बच्चे? 1/t वेव्स बन जाएंगी, यस और नो? 1/t वेव्स बन जाएंगी। ठीक है, सॉरी फोन आ गया था। तो 1 सेकेंड में 1/t वेव्स बन जाएंगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? 1/t शैल बी फ्रीक्वेंसी, 1/t शैल बी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को आप f से डिनोट कर दो, सिंप्लीफाई कर रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी की नोटेशन होती है म्यू,
म्यू। म्यू को कैसे करते हैं, नॉर्मल v लिखो आप और इसका ये इधर से गोला कर दो, तो ये म्यू हो गया। और म्यू का फॉर्मूला होता है 1/t। तो म्यू इज फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज, वेरी सिंपल। तो आप ये देखिएगा t सेकंड्स में हम क्या बना लेते हैं बेटा, 1 वेव। तो 1 सेकंड में बना लेते हैं 1/t वेव्स। तो 1/t वेव, जैसे मैं बोलती हूँ जी, मान लीजिए एक वेव फटाफट वेव चल रही है, आप देखो ना यार, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड, मतलब 300 लाख मीटर पर सेकंड से स्पीड चल रही, वेव चल रही, 300 लाख मीटर्स पर सेकंड से वेव चल रही। तो कितनी फास्ट चल रही होगी वो वेव, यस और नो, कितनी फास्ट चल रही होगी वो वेव। तो वो वेव इतनी फास्ट चल रही है, तो मैंने बोल दिया जी, मान लो 0.00005 सेकंड्स के अंदर एक वेव बना दीजिए फटाफट से। एक हाइपोथेटिकल वैल्यू ले रही हूँ, रैंडम। मैं ये नहीं कह रही कि इसी के हिसाब से मैंने निकाला है, मैं कह रही थी इतने सेकंड्स में मान लो एक वेव बनती है। तो 1 सेकंड में कितनी वेव बन जाएगी बच्चे, 1/0, क्योंकि यहाँ 1 सेकंड बनाने के लिए यूनिटरी मेथड कहता है जी यहाँ इसको नीचे ले दो, तो 0.1 2 3 4 5 सेकंड। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 4 5, तो इनटू 1 2 3 4 5, ऊपर 5 0 लगा दो। So for me this becomes what this, and when you cancel it you get 2, 5 to the 10, 1 2 3 4, यानी कि 20,000 waves आप बनाओगे पर सेकेंड। Are you understanding? Why such a small time it is taking? क्योंकि स्पीड भी तो देखो ना यार, स्पीड है 300 लाख मीटर्स पर सेकेंड। तो आप देखो इतनी स्पीड से अगर कोई वेव चल रही है, तो इतने से टाइम में मान लीजिए उसने एक वेव बना भी ली, तो एक सेकंड में कितनी वेव्स बना लेगी, इतनी वेव्स बना लेगी पर सेकंड। इट इज सच अ स्मॉल टाइम, नॉट इवन 100, इट इज समवेयर अराउंड 1 लाख टाइम्स ऑफ अ सेकंड। सो दैट वुड मीन कि इसकी यूनिट को मैं क्या लिखूंगी, 20,000 हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसकी फ्रीक्वेंसी इस तरह से निकालते हैं, इसीलिए फॉर्मूला पड़ गया फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू 1/t। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये हमारे पास पूरा एक पार्ट आ गया वेवलेंथ का। आई होप इट इज क्लियर, राइट? देन यू हैव अ लुक अबाउट द वेवलेंथ, ये तो हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास में एक आती है फ्रीक्वेंसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि भाई फ्रीक्वेंसी बताती क्या है, फ्रीक्वेंसी बताती क्या है ना? तो देखो फ्रीक्वेंसी का क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी बेसिकली टॉक्स अबाउट एनर्जी। देखो ये चीज लिख लो, फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सोर्स, frequency is the property of the source, whereas wavelength is the property of wavelength is the property of medium। ठीक है, wavelength is the property of medium। तो wavelength जो है it's a property of the medium। अब ये क्या है जुगाड़, देखो कहता है जी फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। अब देखो ये मैं एग्जांपल क्लास में कई बार दे चुकी हूँ। मान लीजिए मैंने बोला कि हम मान लीजिए जिम में गए, तो जिम में वो रस्सी होती है ना, रस्सी, उसको आप ऐसे 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 करते हो, एंड दैट रस्सी और रोप व्हाटएवर रस्सी बोलेंगे, तो वो रस्सी आपकी इस तरह से आगे आगे लूप्स एंड बाउंड्स बनाएगी, मतलब क्रेस्ट एंड ट्रफ्स बनाएगी। तो क्योंकि वो क्रेस्ट एंड ट्रफ्स बना लेगी, यस और नो, तो वो एक्चुअली एक वेव चल रही है। पर वो वेव क्यों चल रही है, क्योंकि यू आर मूविंग इट अप एंड डाउन एट वन प्लेस। तो आप क्योंकि उसको अप एंड डाउन मूव कर रहे हो इन वन प्लेस, दैट इज व्हाई दैट वेव इज मूविंग, राइट? तो जो रस्सी हो गई बेटा वो हो गया मीडियम, जो रस्सी हो गई वो रस्सी हो गई मीडियम, और आप क्या हो गए, क्योंकि यू आर मूविंग द वेव, यू आर क्रिएटिंग द वेव, सो यू आर द सोर्स। बिकॉज आप जिम में जाते हो, एक एंड उसका फिक्स होता है वहां पे, और एक एंड आपके हाथ में होता है, एंड यू स्टार्ट पुलिंग इट अप एंड डाउन आपकी बाइसेप्स वगैरह के लिए। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि हमने उस रस्सी के अंदर वेव्स बना दी, और अगर हमने उस रस्सी के अंदर वेव्स बना दी, तो अगर मान लीजिए मेरी एनर्जी मान लो ज्यादा है, तो मैंने एक सेकंड में 10 बार ऐसे ऐसे अप डाउन कर दिया, मतलब मैंने एक सेकंड में 10 वेव्स बना दी। वहीं अगर पड़ोस में कोई बॉडी बिल्डर इंसान है, उसकी एनर्जी मेरे से भी ज्यादा है, तो उसने मान लीजिए एक सेकंड में 50 बार ऐसे ऐसे वेव्स बना दी। तो देयरफॉर आई वुड से कि जो रस्सी तो वही है, लेकिन उसी रस्सी में मैंने पर सेकंड वेव्स बनाई 10,
10 फ्रीक्वेंसी, 10 वेव्स पर सेकेंड, 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हो गई। और कोई दूसरा इंसान है जिसकी एनर्जी और भी ज्यादा है, तो उन्होंने 50 वेव्स बना दी पर सेकेंड। तो यू अंडरस्टैंड कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है एनर्जी, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स की एनर्जी पे। अगर सोर्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है, जैसे अगर मान लीजिए मेरी एनर्जी कम है तो मैं 10 ही वेव्स बना पा रही हूँ, यस और नो। पर किसी और की एनर्जी बहुत ज्यादा है तो वो 50 वेव्स बना रहे पर सेकेंड इन द सेम मीडियम, इन द सेम रस्सी। सो माई पॉइंट हियर इज टू टेल यू कि फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सोर्स। जितनी सोर्स की एनर्जी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी। तो कैन आई जस्ट से कि अगर मुझे एक वेव चल रही है और उस वेव की एनर्जी बतानी है, एनर्जी बतानी है, एनर्जी को मैं डिनोट कर रही हूं ई से, सो दैट ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जिसको आप एफ लिख लो चाहे म्यू लिख लो। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। डू यू अंडरस्टैंड व्हाई एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी? जस्ट अंडरस्टैंड द पॉइंट हियर इज कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा कि जो वेव्स बनाता है वो सोर्स है। तो सोर्स जैसे आप बताइए, सन से लाइट आ रही है, तो बेटा सन में क्या है बताओ? सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस। तो व्हेन सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस, तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, यस और नो? पार्टिकल्स किस सेंस में है आप देखो, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हमारे पास हैं। आप देखो कुछ ऐसे, जैसे मान लीजिए ये सन है, तो हमें पता है कि सन की जो कोर है वो बहुत हॉट होती है, फिर और थोड़ा टेम्परेचर कम होता है, फिर और कम होता है। तो सरफेस पे जो होता है, वैसे तो ये भी बहुत है, मतलब 8000 डिग्री सेल्सियस तक होता है अंदाजन, 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, 6 से 8। तो सरफेस ऑफ जो सन है ना, मतलब आप देखो सरफेस ऑफ सन को आप थोड़ा लेयर्स में बांट के पढ़ो कि एक लेयर अंदर वाली, फिर बाहर वाली, फिर और बाहर वाली, फिर और बाहर वाली। तो सबसे बाहर वाला जो पोर्शन है ना सन का, वो जो कि 6000 डिग्री सेल्सियस से 8000 डिग्री सेल्सियस है, ये बहुत ही ज्यादा, क्या कह सकते हो, बहुत ही ज्यादा वैसा माना जाता है कि आप बोलो कि बहुत ही ठंडा, क्योंकि अंदर तो लाख डिग्री सेल्सियस तक, 1 लाख 2 लाख डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर भी चला जाता है। So this temperature you see, this is a very high temperature. Here temperature is little less. तो यहाँ 1 लाख डिग्री सेल्सियस तक का भी टेम्परेचर है और बाहर तक आते आते वो टेम्परेचर घट जाता है। तो आप देखो यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स अगर होंगे, और आपको पता है कि सन में मेजॉरिटी हाइड्रोजन गैस होती है, सन में मेजॉरिटी हाइड्रोजन गैस होती है, हीलियम गैस होती है। तो हाइड्रोजन को अगर इतने ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो क्या वो हाइड्रोजन का एटम H+ नहीं बनेगा? H+ नहीं बनेगा। तो ये जो H+ आयंस हैं, ये आप देखिएगा एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे यहाँ पे एक की मैं बात करती हूँ, एक H+ है, एक इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारी हाइड्रोजन भरी पड़ी है बेटा इसके अंदर। तो उस H+ और उस इलेक्ट्रॉन के चक्कर में आप देखो क्या होगा कि क्योंकि इतनी हीट है, इतनी एनर्जी है, उसके कारण ये मूव करेगा, भागेगा। और जब ये भागेगा तो आप मुझे सिंपल सी बात बताओ, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट, जब ये भागेगा, तेज भागेगा, तो हम बताओ अगर एक चार्ज पार्टिकल होता है, बताइएगा, तो उसके चारों तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, यस और नो? एक चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब वो चार्ज पार्टिकल चलता है तो करंट बनाता है, तो उस करंट के चारों तरफ क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देखो कि सन में जितने भी पार्टिकल्स हैं, सन में जितने भी पार्टिकल्स हैं, ऑल दोस पार्टिकल्स आर डूइंग व्हाट? All those particles in the sun, they are running here and there. कोई सरफेस पे है तो कम एनर्जी है क्योंकि टेम्परेचर कम है, तो काइनेटिक एनर्जी कम है। और कोई कोर में है तो आप बोलेंगे टेम्परेचर ज्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा है। यू अंडरस्टैंड? तो टेम्परेचर ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। यहाँ टेम्परेचर कम है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम है, एंड हेंस इधर के पार्टिकल भाग रहे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है उनके चारों तरफ और मैग्नेटिक फील्ड है क्योंकि भाग रहे हैं, चल रहे हैं। तो चलता हुआ चार्ज पार्टिकल क्या बनाता है? करंट बनाता है। तो अगर चलता हुआ चार्ज पार्टिकल करंट बना रहा है, विच मीन्स व्हाट? कि करंट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो बेसिकली यू कैन से कि सन में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो ऑल ऑफ देम आर मोस्टली चार्ज्ड पार्टिकल्स। दे आर आइदर इलेक्ट्रॉन्स, दे आर आइदर आयंस लाइक H+ and H2+. And when these electrons are actually moving,
when these electrons are actually moving, so they have, because they're charged particles, so they have an electric field, and because they're moving, they have a magnetic field. And which is why there is a lots and lots of electric and magnetic field around the sun, which is coming towards earth, because sun is such a huge ball of hot gases कि वहां से जो हीट निकल रही है, वहां से जो रेडिएशंस निकल रही हैं, उसके अंदर इसीलिए आप देखिएगा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है, और मैग्नेटिक कंपोनेंट भी है, क्योंकि वो चलता हुआ चार्ज पार्टिकल करंट बनाता है, और करंट के चारों तरफ मैग्नेटिज्म होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि एनर्जी लेकिन किस पे डिपेंड करेगी, भाई कौन सी वेव जल्दी आएगी। वेव जल्दी वो वाली आएगी जिसमें आप देखिएगा क्या हो रहा है, वेव जल्दी वो वाली आएगी जिसमें आप देखिएगा क्या हो रहा है, दिस इज H प्लस, यस और नो, दिस इज H प्लस। तो वेव जल्दी वाली वो आएगी जो हाई टेम्परेचर पे होगी, क्योंकि वो तेज भाग रहा है, तेज भागने के कारण मैग्नेटिक फील्ड उसमें का कंपोनेंट ज्यादा हो, करंट भी ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी। As a result, energy is directly proportional to frequency. Frequency मतलब कि पर सेकंड आप कितनी वेव्स बना सकते हो। तो हाई टेम्परेचर वाला तेज भागेगा, जल्दी जल्दी वेव्स बनाएगा, लो टेम्परेचर वाला धीरे धीरे चलेगा तो वो वेव्स भी धीरे छोड़ेगा। वेरी सिंपल। मैं 10 वेव्स पर सेकंड बना रही थी, कोई दूसरा इंसान 50 वेव्स पर सेकंड बना रहा था। पर्पस क्या था? पर्पस ये दिखाना था कि रस्सी में तो वेव्स बन रही हैं, पर एक रस्सी में 1 सेकंड में 10 वेव्स बन रही हैं, और एक रस्सी में 1 सेकंड में 50 वेव्स बन रही हैं। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो अगर एक रस्सी में 1 सेकंड में 10 वेव्स बन रही हैं, दैट मींस लेस एनर्जी, तो आई एम द सोर्स। So source oscillates, source runs to create those waves. तो energy is directly proportional to frequency. बस ये फॉर्मूला आपको करना है। तो आप देखिएगा E is therefore some constant h into frequency. तो E is equals to hf. Do you understand my point? So E is equals to hf. H is what? The Planck's constant. E is the Planck's constant. समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रही हूँ? और हमने ये चीज पढ़ी है, देखो आप देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है स्पीड इनटू टाइम इज डिस्टेंस। स्पीड इनटू टाइम इज डिस्टेंस, यस और नो? तो स्पीड अगर किसी भी वेव की मान लीजिए v है, और टाइम एक वेव क्रेस्ट और ट्रफ बनाने में वो t टाइम लगाता है, तो डिस्टेंस वो लैम्डा चलता है। देख लीजिए, अगर एक वेव बनाने में वो क्रेस्ट और ट्रफ बनाता है तो वो डिस्टेंस चलता है लैम्डा। Are you understanding? तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा बेटा? लैम्डा बाय t। Do you understand? वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? लैम्डा बाय t। सो लैम्डा बाय t, अब इसको देखो कैसे लिख सकते हो आप? तो लैम्डा इधर है, आप इसको करो 1 बाय t। Are you understanding? 1 बाय t, क्योंकि लैम्डा को साइड कर लिया तो लैम्डा बाय 1 इंटू 1 बाय t, और 1 बाय t अभी हमने पढ़ा है फ्रीक्वेंसी होता है। So that means can I say speed is equals to, देखो हमने क्या पढ़ा था, speed is equals to distance upon time। distance था lambda, time था t, तो 1 by t, तो velocity कितनी होगी? lambda into frequency। तो velocity shall be lambda into frequency। तो ये फॉर्मूला है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ? velocity upon lambda। तो velocity क्या है? c by lambda। C क्या लेते हैं हम बेटा? C हम लेते हैं 3 into 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उनकी स्पीड वैक्यूम में, दिस इज द स्पीड इन वैक्यूम, वैक्यूम में ये स्पीड होती है 3 into 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, तुमको इतना ही पोर्शन पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के, ठीक है। तो एक ही पार्ट है। तो आप देखो फ्रीक्वेंसी बता दी, वेवलेंथ बदलेगी डेफिनेटली, मीडियम बदलेगा तो वेवलेंथ बदलेगी। मैं आपको इसको भी समझाती हूँ। आप देखो, मान लो एक लंबी सी रस्सी मैंने बनाई, जिसके अंदर मैंने कहा जी स्टार्टिंग का पोर्शन मोटा है, मोटी रस्सी है, आगे का पोर्शन बड़ी पतली सी रस्सी है। अब मैं यहाँ पे खड़े होकर आई एम डूइंग 1 सेकंड में 10 टाइम्स अप एंड डाउन, मैं मूवमेंट कर रही हूँ रस्सी में। तो आप देखो जो मोटी रस्सी होगी उसमें वेव्स धीरे धीरे चलेगी, क्योंकि मोटी रस्सी को पुल करना मुश्किल है। तो मोटी रस्सी में धीरे 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 वेव्स चलेंगी। लेकिन मान लीजिए जैसे इसी रस्सी इस टाइप की, रस्सी मान लीजिए इस टाइप की रस्सी, ऐसी यहां से मोटी, फिर यहां रस्सी आगे पतली हो रही है ऐसा, और मैंने इस एंड को उठा के ऐसे अप डाउन कर दी, तो यहां वेव्स चौड़ी चौड़ी बनेगी, और लेकिन